आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का एनसीईआरटी पैटर्न चैप्टर 1 सेट यानी समुच्चय। परिभाषा से पता करते हैं कि वस्तुओं का एक सुभारिभाषित संग्रह एक समुच्चय कहलाता है। यानी वस्तुओं का एक सुभारिभाषित, समझ लो कि अगर हमारे पास बहुत सारे फल हैं, ठीक है ना, आम, लीची है, मैंगो है और बहुत सारे फल है, और उसको एक थैले में रख दिए तो उसको क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं कि अगर हमारे पास फलों का एक समुच्चय यानी आम, लीची, अमरूद, केला का एक संग्रह है, यानी ये क्या है? संग्रह है, और इसको एक कोष्टर के रूप में लगा दिए हैं तो इसी को हम बोलते हैं समुच्चय। ठीक है ना, आप समझ गए समुच्चय किसे कहते हैं। अगर जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जो बोलेगा कि जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों का समुच्चय, जंगल में रहने वाले कौन होता है? शेर, जिराफ, लोमड़ी, बाघ, यानी ये सब बहुत सारे क्या है, ये सब इसको एक रोस्टर में रख दिए हैं तो इसी को बोलते हैं समुच्चय। यानी कोई भी वस्तु हो और उसको एक रोस्टर के अंदर अगर उसको लिखा जाए, इकट्ठा संग्रह करके लिखा जाए तो उसको बोलते हैं समुच्चय, यानी सेट बोला जाता है। सबसे सरल भाषा में बोल देते हैं कि सेट किसे बोलते हैं। अगर कोई वस्तु को बिखरा पड़ा हो और उसको अच्छे से सजाकर पैटर्न में कर दिया जाए और उसको एक रोस्टर के रूप में अंदर रख दिया जाए तो उसी को बोलते हैं समुच्चय। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आ जाएगा, बोलेगा कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या। एक नंबर बोलेगा 10 से कम विषम प्राकृत संख्या। तो हमको पता है कि एक अगर हम इसको लिख देंगे तो आपको 1 से लेकर, यानी आपको 1 से लेकर 10 तक विषम संख्या कौन है? एक हो जाएगा जो 2 से विभाजित ना होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृत संख्या 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, और आपको 10 से कम बोल रहा है ना, तो ये हमारे 10 से कम विषम प्राकृत संख्या का ये समुच्चय कहलाएगा। आप इतना बात समझ गए। दूसरा नंबर आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं कि अगर आपको बोलेगा कि अंग्रेजी भाषा की स्वरों का समुच्चय बताइए। स्वरों का समुच्चय, तो आपको पता है कि अंग्रेजी भाषा में स्वरों की संख्या क्या होती है? ए, ई, आई, ओ, यू। यानी हम एक एक कोष्टर में रख दिए तो इस क्या बोलेगा? ए, ई, आई, ओ, यू। इसको एक कोष्टर में रख दिए ना तो ये आपका सेट कहलाएगा। समुच्चय यही कहलाता है। यानी किसी चीज को अगर बिखरा पड़ा हो और उसको पैटर्न में सजा दिए जाए तो उसी को बोलते हैं सेट, यानी समुच्चय बोलते हैं। आपको इतनी बात समझ में आ गई। पूर्णांकों का समुच्चय जिसे जेड से व्यक्त किया जाता है, यानी जो आपसे पूछे पूर्णांकों का समुच्चय बताइए तो हमको पता है कि जेड का समुच्चय क्या कहलाएगा। यानी पूर्णांक आपको पता है कि जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव हो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब हमारा क्या है? पूर्णांक संख्या है। यानी ये आपका समुच्चय कहलाएगा। यानी पूर्णांकों का समुच्चय जिसे जेड से व्यक्त किया जाता है, जहां जेड दिखाई दे वो आप समझ जाइएगा ये पूर्णांकों का समुच्चय है। ओके। अब आएगा नेक्स्ट पॉइंट्स कि परिमेय संख्या का समुच्चय जिसे क्यू से व्यक्त किया जाता है। यानी आपको जहां क्यू दिखाई दे, अगर क्यू, तो समझ जाइएगा कि हमारा ये क्या है? परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या का समुच्चय होता है 1/2, 4/5, √4, √16,
ये सब हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या का समुच्चय आएगा वास्तविक, यानी चौथा पॉइंट्स, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसे r से व्यक्त किया जाता है, यानी व्यक्त किया जाता है, यानी उसको संकेत किया जाता है, उसको पहचाना जाता है कि ये वास्तविक संख्या है। तो हम आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इसी तरह आपका वास्तविक संख्या का अगर समुच्चय पूछ दे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2, 3/5, √3, √11, यानी हमारा क्या होगा, √16। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इसमें है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाएगा। देखो, अवयव, सदस्य, यानी एक वस्तु जो एक समुच्चय का एक अवयव या सदस्य कहलाता है। यानी सदस्य समझ लीजिए किसे कहते हैं, जैसे कि राम, लक्ष्मण, भरत ये सब क्या है, भाई है। तो क्या कहेगा कि मदन क्या इसके सदस्य में से आ सकता है, तो क्यों, इस परिवार में राम, लक्ष्मण, भरत तो भाई है, मगर मदन तो भाई नहीं है, तो इसके परिवार के सदस्य नहीं है। तो इसी तरह हमें अगर लोग क्या कहते हैं, समुच्चय को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ABCD यानी ABCD इत्यादि क्या करते हैं, लिखते हैं, अगर सदस्य समुच्चय करने के लिए, ठीक है। या इसको हिंदी में ऐसे को लिख सकते हैं, ए जो है ना, ए समुच्चय ए का एक सदस्य है। क्या है, सदस्य है यानी अवयव है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए अवयव ए, यानी ए का एक सदस्य है। इतना आपको बात समझ में, जब हम बनाएंगे क्वेश्चन तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि x बराबर 3n, ये मान लिए 3n, ठीक है ना। और n जो है, n किसका सदस्य है, यानी ये जो जितने n दिए गए हैं, तो n किसका सदस्य है, तो e यानी ये सदस्य का पता चलता है। तो n किसका सदस्य है, n का सदस्य है। और 1 से 12 या बराबर n लो, या n से 12 4 लो, 3 4 कुछ भी ले सकते हो, ये 4 के अंदर ही लेना है, 1 से लेकर 4 के अंदर ही लेना है, तब ये हमारा आएगा। अगर 5 लेंगे तो नहीं आ पाएगा। इसलिए आपको दूसरा क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देते रहे हैं, और इसकी एग्जाम्पल से आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। मैंने इसमें 2 क्वेश्चन बताऊंगा और आपको बाकी सब आपको खुद सॉल्व करना करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपको समझा देते हैं। लिखा है कि 2 4 6 डैश डैश डैश, 2 4 6 डैश डैश डैश। तो ये आपको क्या समझ में आ रहा है, पहले समझ लो कि ये क्या है। 2 4 6, ये दोनों का डिफरेंस, 2 के डिफरेंस में 2 ये सम संख्या है, 2 4 सम संख्या, 6 सम संख्या है, यानी ये सब क्या है, सम संख्या है। तो हम इसको समुच्चय निर्माण के रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि पहले कोष्टक लगाएंगे, कोष्टक लगा देंगे, उसके बाद x लिखेंगे, उसके बाद कोलन लगाएंगे, कोलन x लिख दिए। x हम क्या मानेंगे, x क्या मानेंगे, एक क्या है, सम प्राकृत संख्या लिखेंगे ना, सम प्राकृत संख्या है। क्या है, संख्या है, संख्या। अब बोलोगे सर ये सब नहीं लगाए हैं, इसलिए नहीं लगाए हैं क्योंकि ये आपको डैश दे दिया। अगर यही बोलता कि 10 के बीच हमें लिखना है कि सम प्राकृत संख्या लिखना है, तो जब भी ऐसे लिखेंगे, तो अगर हम ऐसे लिखते हैं x 12 या बराबर, यानी 1 से लेकर 12 या बराबर, बड़ा होना चाहिए 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो ये ऐसे लिख सकते हैं। मगर इसमें डैश दे दिया तो ये हमें क्या कहलाएगा कि ये x जो है एक सम प्राकृत संख्या है। आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको समुच्चय के निर्माण में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आप होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। तो आपके इसके आधार पर आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर नहीं सॉल्व होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे प्रश्न का
सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है ना। तब तक अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, अच्छे से वीडियो देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। अब आते हैं प्रश्नवाली 8.1.1 एनसीईआरटी क्लास 11th में। पहला दिया होगा कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है और कौन सा नहीं है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो हम पता करते हैं कि कौन सा समुच्चय है कौन सा नहीं है। तो नंबर 1 क्वेश्चन दिया है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, यानी बोल रहा है कि क्या आपके एक ईयर्स में कौन कौन से महीना जो है जो जे से स्टार्ट होता है, अगर उस महीने में अगर जे से स्टार्ट होने वाला जो महीना होगा अगर वो आ जाए तो वो आपका समुच्चय कहलाएगा। जैसे कि जे से स्टार्ट होने वाला क्या हो जाएगा, जनवरी, क्या हो जाएगा, JAN, जनवरी, जून, जुलाई, यानी जनवरी, जून, जुलाई ये आपके जे से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये आपका समुच्चय कहलाएगा। तो हाँ, यह समुच्चय है। क्या है, यह समुच्चय, क्योंकि एक वर्ष में आपको जे से अक्षर जो महीना जो है वो जे से स्टार्ट हो रहा है। अगर वही कुछ बोलेगा कि क्या वाई से कोई महीना स्टार्ट होने वाला है पूरे वर्ष में, यानी एक ईयर्स में वाई से कोई मंथ ही स्टार्ट होने वाला है, तो नहीं, कोई भी मंथ स्टार्ट नहीं होगा, तो यानी ये आपका समुच्चय नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका समुच्चय कहला। एक का दूसरा क्वेश्चन दिया रहेगा कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, यानी ये क्या समुच्चय है या नहीं है। तो हमें पता है कि भारत के 10, क्या आपके भारत में 10 ही ऐसा लेखक है जो 10 ही लेखक है जो अच्छे लेखक हैं, उससे तो अधिक भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है, मगर बोल रहा है कि सबसे अधिक 10 सबसे अधिक है और कुछ नहीं है, तो ये आपका समुच्चय नहीं कहलाएगा, यानी ये समुच्चय नहीं है। इसको लिखेंगे समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे भारत में 10 से तो अधिक है ना लेखक, उससे तो अधिक नहीं है। क्या सभी प्रतिभाशाली है, ये नहीं हो सकता ना, सभी के सब तो अच्छे हैं लेखक, इसलिए ये भारत के समुच्चय नहीं है। अगर यही बोल देगा कि सभी भारत के सभी प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह, तो ये आपका समुच्चय कहलाएगा, मगर ये समुच्चय नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपके भारत में 10 ही लेखक नहीं है, ठीक है। अब एक का तीसरा क्वेश्चन आएगा कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तो क्या ये नामुमकिन है कि मुमकिन है। क्या विश्व में 11 ही ऐसे बल्लेबाज हैं जो बहुत अच्छे खेलते हैं, बाकी बल्लेबाज अच्छे नहीं खेलते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, गलत कहलाएगा। क्या कि ये आपका समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, कि हमको पता है कि विश्व में 11 से अधिक बल्लेबाजों जो बहुत अच्छे खेलते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि 11 ही बल्लेबाज खेलते हैं, अच्छे खेलते, सर्वश्रेष्ठ, अच्छा बहुत सारे बल्लेबाज हैं बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर ये बोल रहा है कि क्या विश्व में 11 ही बल्लेबाज है जो अच्छे खेलते हैं, क्या बाकी सब नहीं खेलते हैं, तो ये आपकी गलत है, इसलिए इसको बोलते हैं नहीं है। अगर यही अगर आता है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ सभी बल्लेबाजों का संग्रह है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ विश्व में बहुत अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं और अच्छे अच्छे खेलते हैं, तो उसका संग्रह वो समुच्चय कहलाएगा, मगर ये आपका समुच्चय नहीं कहलाएगा।
अब देखो एक का चौथा नंबर क्वेश्चन आएगा कि आपकी कक्षा के सभी बालकों की संग्रह, तो क्या ये मुमकिन है कि नामुमकिन है? तो हमको पता है जब हम जिस क्लास में हम पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, उस क्लास के सारे बच्चे को हम जानते हैं ना कि टोटल इतने बच्चे हैं, तो ये तो असंभव है। संभव है क्या? संभव है। तो ये संभव है, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हम सभी को पता है जिस जिस जो लड़का जिस क्लास में पढ़ता है उसके क्लास के सारे बच्चे और लड़का लड़कियों के टोटल जानते हैं कि इतने बच्चे इस क्लास में पढ़ते हैं और इतने बच्चे इस क्लास में पढ़ते हैं। तो ये आप लड़का या लड़की यानी आपको पता होगा, यानी टोटल आपको पता होगा, तो ये आपका समुच्चय कहलाएगा। यानी ये क्या कहलाएगा? यह समुच्चय है। क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि मेरे क्लास में इतना लड़के पढ़ते हैं और इतने लड़कियां पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि सभी लड़कों, तो सभी लड़कों को ये समुच्चय कहलाएगा। अब 5 में पूछ रहा है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह है, क्या यह समुच्चय है? तो हमको पता है कि प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं। 1 2 3 4 5 100 2000 1000 सब प्राकृत संख्या, मगर बोल रहा है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्या। 100 से कम भी तो प्राकृत संख्या हो सकती है। 1 से 99, 1 से लेकर 99 तक ये सब 1 से कम है कि नहीं प्राकृत संख्या। तो ये आपका समुच्चय कहलाएगा, यानी ये समुच्चय है। ठीक है ना? याद रखना, जो अगर असंभव है तो यह समुच्चय कहलाएगा, जो असंभव है वो समुच्चय नहीं कहलाएगा। ठीक है? जो सदस्य अगर किसी परिवार में किसी परिवार के कोई सदस्य है तो वो सदस्य यानी समुच्चय कहलाएगा, वो सदस्य नहीं है तो समुच्चय कैसे कहलाएगा? ठीक है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा रहेगा कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह क्या होगा, समुच्चय है या नहीं है? तो इसमें देखो लिखा है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों, यानी अब ये नहीं, लेखक तो वो हिंदी का सबसे अच्छा प्रेमचंद लेखक हैं, तो बोल रहा है कि उसके द्वारा जो लिखित है उपन्यास, यानी वो बहुत सारा उपन्यास लिखे हैं, तो ये नहीं बोला है कि सर्वश्रेष्ठ उपन्यास, ये बोल रहा है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास हो, यानी इसमें सभी उपन्यास आ जाएंगे, तो ये हमारा समुच्चय कहलाएगा। क्योंकि इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, सारे समुच्चय, यानी इसमें क्या हुआ है, सारे उपन्यासों यहाँ इसके अंदर आ जा रहे हैं, इसी को बोलते हैं समुच्चय। अब इसमें 7 नंबर क्वेश्चन दिया रहेगा कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांक, तो समपूर्णांक किसे बोलते हैं? 2, ये पूर्णांक है, 2 -2 4 -4 6 -6, ये सब क्या है? पूर्णांक है। तो ये बोल रहा है सभी पूर्णांकों का संग्रह, यानी सभी पूर्णांक का संग्रह इकट्ठा किया जा सकता है। ये आपको इकट्ठा, यानी इसको रोस्टर में रख सकते हैं, इसी को बोलते हैं, यानी ये हमारा क्या है, समुच्चय है। क्यों समुच्चय है? क्योंकि सभी समपूर्णांक बोल रहा है, सभी समपूर्णांक है। अगर बोले कुछ समपूर्णांक, तो कुछ समपूर्णांक कुछ भी हो सकता है, मगर ये सभी बोल रहा है, यानी जितने आपके समुच्चय, यानी जितने आपके समपूर्णांक होंगे उसी का संग्रह बोल रहा है, तो ये हमारा समुच्चय कहलाएगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन 8 नंबर रहेगा कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, मतलब बोल रहा है कि ये जो प्रश्नवाली 1.1 है, इसमें जितनी क्वेश्चन है, जितने आपके प्रश्न है, क्या इसका एक संग्रह हो सकता है? तो हाँ, इसमें ये नहीं बोला है कि 2 3 4 या अन्य चैप्टर के लिए, अन्य अध्याय के लिए, ये बोला किसी इसी अध्याय में प्रश्नों का संग्रह, यानी इसमें जितना प्रश्न है उसका एक संग्रह, एक उसको इकट्ठा किया जाए, तो उसको इकट्ठा कर दिया जाए, तो वे एक समुच्चय बना सकते हैं, यानी उस समुच्चय में लिखा जा सकता है। तो यह हाँ, ये इसको एक समुच्चय कहलाएगा। यह समुच्चय क्या है? समुच्चय है। ये बात समझ में आया? 9 नंबर, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह,
और बोल रहा है कि विश्व का सबसे अधिक से खतरनाक। अब आज तक पता नहीं चल रहा है कि कौन सा जानवर खतरनाक है कौन सा नहीं है, क्योंकि आपको जो देखते हैं, जो आप उस नाम सुने हैं, तो आप कुछ जानवरों को नाम याद है कि हाँ ये खतरनाक है, मगर आपको ये निश्चित नहीं है कि यही खतरनाक होगा। बहुत सारे जानवर खतरनाक हो सकते हैं, तो इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि ये समुच्चय के अंतर्गत नहीं आते हैं। यानी हम इस संभव असंभव है, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि कितने जानवर खतरनाक है, यानी बहुत अनगिनत है, समुच्चय नहीं है। यानी खतरनाक जानवर क्या है, बहुत सारा है, तो हमको अनुमान नहीं लगा सकते हैं, इसको लिख नहीं सकते हैं, तो इसलिए इसको समुच्चय नहीं कहलाएगा। ठीक है। आपको प्रश्नवाली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि मान लीजिए ए बराबर कोष्ठक के अंदर में 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक ये अथवा ये, यानी ये किस चीज का सिंबल है। हम आपको बता चुके हैं कि ये जो सिंबल है इसको अवयव बोलते हैं। अवयव का पहचान करने के लिए कि ये अवयव है, अवयव मीन्स अवयव नहीं बोलने आ रहा तो आप बोल दिए सदस्य। क्या सदस्य, यानी ये सदस्य पहचानने के लिए इस घर में, जैसे आप जैसे कि मेरा नाम कोई किसी का नाम राम है, तो ये किसके घर का है, तो किसी घर का अपना पापा का नाम रखेगा, अपना पापा का नाम बोलेगा ना, तो उस पापा का नाम करने के लिए वो उसका पहचान करेगा ना कि ये इसका पापा का नाम ये है, तो ये इस घर का है। तो इसी तरह ये अवयव यानी सदस्य, जैसे कि ये किस घर का, ये किसका सदस्य है, तो इसी का सदस्य का सिंबल ये इसे दिया जाता है। तो इसमें दिया है कि ए, हम बोलते हैं ना कि समुच्चय को अगर दिखाना हो तो किससे संकेत किया जाता है, अंग्रेजी भाषा के बड़े अक्षरों में ABC। तो ये लिख लिया कि ये ए है, एक सदस्य है, यानी एक घर, एक परिवार का नाम, यानी एक परिवार का नाम जिसे बोलते हैं ना, श्रीवास्तव परिवार, किसी अन्य इसी तरह परिवार एक परिवार है। तो इस परिवार के अंदर 1 2 3 4 5 6 सदस्य हैं। कितना सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं। 1 2 3 4 5 6 सदस्य हैं। तो बोल रहा है कि क्या ये जो है, ये जो 5 है, क्या ए का सदस्य है? ये बोल रहे हैं कि क्या 5 जो है ये क्या एक सदस्य है? तो हम देखेंगे कि इसमें सदस्य है कि नहीं। 1 2 3 4 5 यानी 5 है, यानी ये सदस्य है। तो कैसे सिंबल देंगे? यानी ई सिंबल देंगे कि हाँ ये 5 जो है ए का सदस्य है, यानी ए का समुच्चय कहलाएगा। इसी तरह आपको 8 देगा कि 8 क्या ए का सदस्य है? तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें यानी 8 है नहीं, तो यानी ये 8 में इसके परिवार में है नहीं, तो यानी ये एक सदस्य नहीं कहलाएगा, यानी ये आपका सदस्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आपका ये इस परिवार में ये 8 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये 8 इसका ए का सदस्य नहीं है, यानी समुच्चय नहीं है। इसमें बोल रहा है कि 0 क्या ए का सदस्य है? 0 ए का सदस्य है, तो हम देखेंगे, देखें 1 2 3 4 5 6, इसमें कहीं 0 नहीं दिखाई दे रहा है, इस परिवार में कहीं 0 दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसका सदस्य नहीं है, ए का सदस्य नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि 0 ए का समुच्चय नहीं है, यानी या 0 ए का अवयव या सदस्य नहीं है, ऐसे आप कह सकते हैं। इसी तरह हम देखेंगे 4 क्या ए का सदस्य है? तो देखेंगे 1 2 3 4, हाँ ये 4 है, ये इसके परिवार में का है, तो हम बोल सकते हैं इसके परिवार में क्या है, यानी ये सदस्य नहीं है, सॉरी ये नहीं होगा, क्या होगा आपका सदस्य है, क्या होगा सदस्य है। आप इतना जान गए, सदस्य कहलाएगा। इसी तरह 2 नंबर 2 दिया है, 2 क्या ए का सदस्य है, यानी ए का समुच्चय है। देख रहे हैं ए के समुच्चय में क्या है, देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 2 हमारा क्या है, 2 हमारा ए का सदस्य कहलाएगा। सदस्य को ध्यान रखने के लिए क्या किया जाता है, ऐसे किया जाता है ना, तो ये हमारा सदस्य है। और ये देखिए 6 नंबर देखते हैं कि क्या 10 जो है ए का सदस्य है। तो 10 नंबर देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 10 है नहीं, यानी ए का परिवार में ये 10 नहीं है, तो यानी इसका सदस्य है, ये इसका परिवार में का नहीं है, तो
इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये आप नहीं है सदस्य, तो इसलिए इसको ऐसे सिंबल दे देते हैं सदस्य ना होने के। अब देखो प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। यानी आपको रोस्टर रूप में लिखने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। ये आपका एक रोस्टर रूप कहलाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि ए बराबर एक्स कोलन, इसको क्या बोलते हैं, इसको कोलन बोलते हैं, एक्स कोलन। देखो यहाँ ये समझ जाओ, ये जो अगर डबल बिंदु रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, कोलन बोलते हैं, याद रखना क्या बोलते हैं, कोलन, ठीक है ना। तो एक्स कोलन एक्स का पूर्णांक है और -3 से 12 एक्स, 1 से 12 7। इसमें यह ध्यान देना चाहिए कि किसी समुच्चय के अवयव का वर्णन करने के लिए हम प्रतीक x का प्रयोग करते हैं। अगर दिया है, अगर किसी समुच्चय का अवयव यानी किसी समुच्चय का सदस्य दिया है, जैसे -3 7 2 8 4, इसको वर्णन करने के लिए किसका प्रतीक लेते हैं, x का प्रतीक लेते हैं, ठीक है ना। जिसके उपरांत कोलन का चिन्ह लिखते हैं, यानी जिसके ये एक्स है तो एक्स क्या है, एक्स पूर्णांक है, और इसको क्या करते हैं, एक कोलन का सिंबल लिखकर एक्स का पूर्णांक ये लिख देते हैं। आप चाहे तो एक्स की जगह पे एक्स वाई जेड, अंग्रेजी भाषा के कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला में जितने आते हैं ABCD में, वो सारे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी उसको संकेत देने के, नाम देने के लिए, जैसे कि किसी का घर में सदस्य नया नया आया है तो उसके नाम देने के लिए कुछ किया जाता है ना। अब लिखेंगे श्रीवास्तव परिवार, श्रीवास्तव परिवार लिखते हैं तो उसके अंतर्गत सारे आ जाते हैं, इसीलिए x एक पूर्णांक है। तो x एक पूर्णांक मतलब x के एक जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी लिख देखो तो ये आप एक पूर्णांक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि x एक क्या है, पूर्णांक है। इसी तरह श्रीवास्तव परिवार, श्रीवास्तव परिवार में अगर कोई लड़का का जन्म हुआ तो एक वो क्या कहलाएगा, श्रीवास्तव परिवार का ना कहलाएगा। इसी तरह x एक पूर्णांक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, x के स्थान पर कोई भी चीज आए तो हम उसको पूर्णांक कहें। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि x क्या है, एक पूर्णांक है। आप होप कि ये समझ में आया आपको। तो अब हम लिखते हैं इसको रोस्टर रूप में लिखा जाता है, यानी ये आपका मझिला जो कोष्ठ, मझले कोष्ठ जो होता है, इसके अंदर लिखा जाता है एक अवयव को, यानी सदस्य को। तो a बराबर लिखेंगे -3 से 7 के बीच में। तो -3 के बीच में क्या कौन कौन सा आते हैं अवयव, -2 आते हैं, -3 आते हैं, -2 आते हैं, -1 आएगा, -0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 भी आएगा, 6 आएगा। यानी 7 के पहले और -3 के बाद जो इसके अंदर बीच में जो आते हैं, यानी इसी के बीच में है ना। यानी देखो तो -3 से ये -2 -1 0, यानी ये क्या हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है ना, लास्ट में क्या है 7 तक ही है। तो यानी ये हमारा ये कहलाएगा, ये A का समुच्चय कहलाएगा। यानी और इसके अंदर में जो एक ही मान को रखते हैं इसको सदस्य कहलाता है। यानी एक परिवार के इतने सदस्य हैं, यानी एक को क्या कहते हैं, -3 क्या है, एक A का सदस्य है। यानी इसके अंदर जो एक जो होते हैं उसको सदस्य बोला जाता है, ठीक। तो इसी को बोलते हैं A का समुच्चय। यानी x एक पूर्णांक, यानी x पूर्णांकों का ये समुच्चय है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, -3 क्या है, A का, यानी A का सदस्य है। यानी -3 किसका सदस्य है, -3 किसका सदस्य है, तो A का सदस्य है। अगर यहीं पर हम लिख देंगे 10, तो इसमें कहीं 10 है, तो 10 क्या A का सदस्य नहीं है। 10 जो है A का समुच्चय या सदस्य नहीं कहलाएगा। आप एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में समझ जाइए, ठीक है। अब 3 का 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि B बराबर x कोलन x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। यानी बोल रहा है कि B के परिवार में जो हम x क्या मान लेते हैं, यानी x क्या है, संख्या जो 6 से कम है, क्या है, x जो है प्राकृतिक संख्या। यानी x को हम एक प्राकृतिक संख्या, जैसे आपको बोलते हैं ना श्रीवास्तव परिवार, श्रीवास्तव परिवार के अंदर जितने होते हैं उसको श्रीवास्तव परिवार ही बोलते हैं। तो यानी B के अंदर यानी x को क्या मान लेते हैं, प्राकृतिक संख्या मान लिए। एक जगह पे 1 2 3 4 5 6 ये हमारे प्राकृतिक संख्या कहलाएगा।
तो यही बोल रहा है, तो बोल रहा है कि तो ये रोस्टर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसको रोस्टर के रूप में कैसे लिखा जाता है। तो ये आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको रोस्टर के रूप में लिखना हो तो देखेंगे यहाँ पर क्या है, 6 से कम, 6 से कम क्या होता है, 5 आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 ये हमारा क्या है, प्राकृत संख्या है, यानी किससे कम है, 6 से कम है। तो ये हमारा रोस्टर के रूप में आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 ये हमारा प्राकृत संख्या है, और एक संख्या यानी एक यानी ये जो संख्या माने हुए हैं, ठीक है ना, आप ये समझ गए। अब देखो, अब दिया है 3 का तीसरा नंबर क्वेश्चन कि C बराबर x कोलन x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल है। देखो हम x क्या है, एक प्राकृत संख्या है, ये 2 अंकों का, यानी 2 अंकों का, 2 अंक किसे बोलते हैं, 10 से लेकर 99 के बीच जितनी संख्या होती है वो सब हमारे 2 अंकों की संख्या होता है। तो हम x को 2 अंकों की संख्या मान ली है, ठीक है, तो इसको रोस्टर के रूप में लिखना है। तो इसमें बोला है कि ऐसा कोई 2 संख्या है जो दोनों को जोड़ने पर हमें योगफल क्या होना चाहिए, दोनों को जोड़ने पर हमको योगफल 8 होना चाहिए। तो अब देखेंगे कौन कौन संख्या हो सकती है। तो क्या हमें 10 हो सकता है, ये 10 दिया, सॉरी यहाँ पर 10 हो सकता है। तो देखो तो 10 1 + 0 बराबर 8 नहीं आ रहा है ना, 1 आ रहा है, तो ये हमें 10 नहीं हो सकती है 2 अंकों की संख्या, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखते हैं। देखो ये 17 हो सकता है, क्यों कि 17 यानी 1 + 2 अंकों की संख्या, दोनों का योगफल क्या हो सकता है, 8 हो सकता है, यानी ये 17 होगा। उसके बाद देखते हैं 26 6 2 6 + 6 2 क्या हो जाएगा 8, यानी दोनों का योग हो जाएगा। 35 भी हो सकता है, 44 भी हो सकता है, उसके बाद 53 भी हो सकता है, उसके बाद आपका 62 भी हो सकता है, 71 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। अब देखो 8 और 0 80 हो जाएगा। अब देखो 9 तो नहीं हो सकता, 9 + 1 तो 10 हो जाएगा, 9 + 2 क्या हो जाएगा 52, 9 + 2 11 हो जाएगा, 9 + 3 12 हो जाएगा, यानी ये नहीं हो सकता क्योंकि आगे हो सकता है, ठीक है ना। अगर इसके पहले 7 और +9 जोड़ते हैं तो ये भी नहीं हो सकता, इसलिए हमारे 2 अंकों की संख्या का ऐसा है, 2 अंकों की संख्या में जो उसका योगफल 8 है, तो यानी इतनी जो है ना सदस्य, इसको जोड़ेंगे ना तो हमको 8 प्राप्त होगा। तो इसी को रोस्टर के रूप में लिख दिए हैं, इसी को रोस्टर के रूप में लिख दिए। आप इतना समझ में आ गया। अब देखो 3 का 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ई बराबर त्रिगोनोमेट्रिक शब्दों के सभी अक्षरों का समुच्चय। क्या ई का सदस्य यानी ई के परिवार में सारे का जितना त्रिकोणमिति का अक्षर है ना, शब्द है ना, तो उसके सभी अक्षरों का समुच्चय लिखिए रोस्टर के रूप में। तो क्या करेंगे, रोस्टर के रूप में लिखने के लिए तो सब एक में लिखा है, मगर रोस्टर में लिखने के लिए क्या करेंगे, टी अलग लिखेंगे, आर अलग लिखेंगे, आई अलग लिखेंगे, जे अलग लिखेंगे, ओ अलग लिखेंगे, एन लिखेंगे, ओ एम ई टी आर वाई, यानी ये हमारा एक क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। क्या ई का समुच्चय, यानी ये त्रिकोणमिति शब्दों का ये समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिकोणमिति वो आपको समझ में आ गया। देखो यहाँ पर आपके पास दो को है, तो इसलिए हम इसको एक ही लिख सकते हैं, क्योंकि बड़ा एक बार लिख सकते हैं, 2 बार नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इस बात में अब देखो प्रश्न वाली 1.1 का 3 नंबर का 6 नंबर क्वेश्चन दिया रहेगा, यानी ये आपका दिया क्वेश्चन कि ए बराबर BETT या बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो सभी अक्षरों का समुच्चय आपको रोस्टर में लिखने के लिए क्या करेंगे, आप तो बना ही सकते हैं, BET टी एक ही लिखेंगे, ई एक ही लिखेंगे, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा कहलाएगा समुच्चय, यानी ये पूरा इस शब्द का इस बेटर का शब्दों का समुच्चय है, ठीक है ना। अगर इसमें बोलेगा कि इस शब्द का जो दिया गया शब्द है उसमें से केवल बी अक्षरों का समुच्चय निकाले, तो बी अक्षरों का समुच्चय क्या कहलाएगा, केवल बी लिखा है, बी कहलाएगा, ऐसे केवल ऐसे बी कर देंगे, ठीक है ना। अगर बोलेगा कि ई का समुच्चय बताइए तो हमारा क्या होगा, ई केवल लिख देंगे, ठीक है ना।
मगर ये इसमें क्या करेंगे, सभी अक्षरों का समुच्चय, तो सभी अक्षर हम लिख दिए ना इसमें एक रोस्टर के रूप, एक रोस्टर के अंदर, इसी को बोलते हैं समुच्चय। यानी जो भी चीज बोल दे और उसके अंदर को अच्छे से लिख देंगे तो उसी को बोलते हैं, रोस्टर के रूप में लिख देंगे तो उसी को बोलते हैं समुच्चय। ठीक, अब देखो प्रश्नावली 1.1 के 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त किए। जैसे कि आप इसके पहले 3 नंबर प्रश्न को सॉल्व किए हैं, तो जो उसमें क्वेश्चन दिया था, प्रश्न दिया था, तो ये रोस्टर के रूप में दे दिया है और आपको उस टाइप पर यानी क्या करना है, समुच्चय के निर्माण के रूप में लिखे जाए। यानी आपको 3 नंबर में जो प्रश्न दिया था उसके रूप में लिखना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले हम क्या करेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे एक्स, ये लिखने रोस्टर लगा दिए, रोस्टर लिखकर क्या करेंगे, एक्स लिखेंगे। हमें पता है ना कि एक्स लिखेंगे, यहाँ एक जगह पे एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, कोलन का सिंबल लगा के एक्स लिखेंगे ना। एक्स बराबर लिखेंगे 3n, 3n इसलिए 3n लिखकर लिखेंगे कि n जो है ना, n क्या है, एक कैपिटल n का सदस्य है। क्या है, कैपिटल n का सदस्य है और 1 से 12 या बराबर लो, जो n से 12 या 4 से 12 या बराबर होना चाहिए। n क्या होना चाहिए, n क्या होना चाहिए, एक से n ये जो है एक से बराबर या बराबर होना चाहिए, और n जो होना चाहिए n से 12 4 होना चाहिए, नहीं 12 या बराबर होना चाहिए 4। ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे, अगर n के जगह पर 1 रखेंगे, 3 गुना 1 तो क्या हो जाएगा हमारा 3 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर हम n के जगह पर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 आ गया। इसी तरह 3 4 रखेंगे तो 4 3 12 आ जाएगा। तो ये आपको लिखने के तरीका होगा। ठीक है, आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि x कोलन x बराबर 3n, ये मान लिए 3n। ठीक है ना, और n जो है, n किसका सदस्य है, यानी ये जो इतने जितने n दिए गए हैं, तो n किसका सदस्य है, तो e यानी ये सदस्य का पता चलता है। तो n क्या इसका सदस्य है, n का सदस्य है। और 1 से 12 या बराबर n लो, या n से 12 4 लो, 3 4 कुछ भी ले सकते हो, ये 4 के अंदर ही लेना है, 1 से लेकर 4 के अंदर ही लेना है, तब ये हमारा आएगा। अगर 5 लेंगे तो नहीं आ पाएगा। इसलिए आपको दूसरा क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देते रहे हैं, और इसकी एग्जांपल से आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। मैंने इसमें 2 क्वेश्चन बताऊंगा और आपको बाकी सब आपको खुद सॉल्व करना करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपको समझा देते हैं। लिखा है कि 2 4 6 डैश डैश डैश, 2 4 6 डैश डैश डैश। ये आपको क्या समझ में आ रहा है, पहले समझ लो कि ये क्या है। 2 4 6 ये दोनों का डिफरेंस, 2 के डिफरेंस में 2 ये सम संख्या है, 2 4 सम संख्या, 6 सम संख्या है, यानी ये सब क्या है, सम संख्या है। तो हम इसको समुच्चय निर्माण के रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि पहले कोष्टक लगाएंगे, कोष्टक लगा देंगे, उसके बाद x लिखेंगे, उसके बाद कोलन लगाएंगे, कोलन x लिख दिए। x हम क्या मानेंगे, x क्या मानेंगे, एक क्या है, सम प्राकृत संख्या लिखेंगे ना, सम प्राकृत संख्या है। क्या है, संख्या है, संख्या। अब बोलोगे सर ये सब नहीं लगाए हैं, इसलिए नहीं लगाए हैं क्योंकि ये आपको डैश डैश दे दिया। अगर यही बोलता कि 10 के बीच हमें लिखना है कि सम प्राकृत संख्या लिखना है, तो जब भी ऐसे लिखेंगे, तो अगर हम ऐसे लिखते हैं x 12 या बराबर, यानी 1 से लेकर 12 या बराबर, बड़ा होना चाहिए 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो ये ऐसे लिख सकते हैं। मगर इसमें डैश डैश दे दिया तो ये हमें क्या कहलाएगा कि ये x जो है एक सम प्राकृत संख्या है। आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको समुच्चय के निर्माण में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। तो आपके इसके आधार पर आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर नहीं सॉल्व होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे प्रश्न का
सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है ना। तब तक अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, अच्छे से वीडियो देखिएगा और अच्छे से समझिएगा।